बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। एक है इकोसिस्टम बेस्ड डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन एंड इकोसिस्टम बेस्ड एडॉप्टेशंस। डियर व्यूवर्स, आप सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिज़ास्टर्स हैं वो कॉमन हो चुके हैं। हर जगह उनकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, ग्लोफ की शक्ल में, लैंडस्लाइड्स की शक्ल में और फ्लड्स की शक्ल में, जो कि एक्सट्रीम फ्लडिंग की वजह से या एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स की वजह से हम फेस कर रहे हैं। तो हमें जो है अब इसको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स हैं उनकी इंटेंसिटी को कम करने के लिए, उनके डिज़ास्टर्स जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं उनको हम रोक तो नहीं सकते, स्टॉप नहीं कर सकते, बट थ्रू सम मिटिगेशन एंड एडॉप्टेशन मेजर्स उनकी इंटेंसिटी को हम कम कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से इस किस्म की सिचुएशन पैदा हो गई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ह्यूमन जो है इस वक्त एक्सप्लॉइट कर रहा है जो नेचर है उसको, या जो इकोसिस्टम्स हैं डिफरेंट, उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, यानी कि उसकी अब्यूज़ कर रहा है। उसको कैसे कर रहा है? डिफरेंट तरीक़ों से। फॉर एग्जांपल, अनचेक्ड इंक्रोचमेंट्स इनटू वाइल्ड स्पेसेस। ठीक है, जितने भी वाइल्ड स्पेसेस हैं उनकी इंक्रोचमेंट कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के लिए। इसी तरह जो है अनप्लैन्ड ह्यूमन डेवलपमेंट भी हो रही है पूरे रीजन में। ठीक है, आप सब जानते हैं कि जो नेचुरल लैंडस्केप, जिसकी वजह से जो नेचुरल लैंडस्केप है अनप्लैन्ड डेवलपमेंट की वजह से वो जो है अनकवर हो रही है, उसको अनकवर कर रहे हैं हम डेवलपमेंट की वजह से, इंक्रोचमेंट की वजह से। तो जो नेचुरल लैंडस्केप होते हैं वो प्रोटेक्शन होते हैं बहुत सारे डिज़ास्टर्स के। वो कैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर किसी लैंडस्केप में या किसी एरिया में आपका फॉरेस्ट कवर है या आपकी वेजिटेशन है, तो वो जो है वहाँ की जो सॉइल है, जो वहाँ की लैंड है, उसको ग्रिप करता है। उसके रूट्स जो हैं वहाँ पे ग्रिप करके, फॉर एग्जांपल एक्सट्रीम कंडीशंस में, फॉर एग्जांपल अगर कोई रेनिंग वगैरह होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो फ्लड्स वगैरह होते हैं उसको रोक सकता है। यानी कि नेचुरली वो डिफेंड कर रहे होते हैं जो इकोसिस्टम्स हैं डिफरेंट। बट हमने क्या किया, डिफरेंट एक्टिविटीज़ की वजह से उस नेचुरल लैंडस्केप को डिस्टर्ब किया। तो जब इस तरह हम करते हैं, अनप्लान्ड डेवलपमेंट भी करते हैं, इंक्रोचमेंट भी करते हैं, इसके साथ साथ जब एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो जाते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज एक्सट्रीम इवेंट्स की वजह से या तो फ्लडिंग होती है, ठीक है, या ड्राफ्ट वगैरह होती है, या और भी बहुत सारे इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डिज़ास्टर्स हो जाते हैं। तो ये सारे जब मिल जाते हैं तो जो नेचुरल प्रोटेक्शन है इकोसिस्टम की या नेचर की, वो लेग कर जाती है। ठीक है, जब ये लेग कर जाती है तो फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो बहुत ही डिवास्टेटिंग, फिर हमें उसको फेस करने पड़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिज़ास्टर्स के। ठीक है, डिफरेंट डिज़ास्टर्स के हमें उनको फेस करना पड़ेगा। जस्ट इसकी एक एग्जांपल लेते हैं जो कि रिसेंटली हमने फेस किया ऑल ओवर पाकिस्तान में, स्पेशली जो फ्लड्स आए इस साल पूरे पाकिस्तान में, जो अनयूजुअल हैवी मॉनसून रेनफॉल की वजह से। ठीक है, जिसकी वजह से आप सब ने देखा कि किस तरह जो है ह्यूमन लॉसेस हमने देखे। इसके साथ साथ फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी, अगर फाइनली हम कहें तो डायरेक्टली इसके इम्पैक्ट्स होते हैं आपकी इकोनॉमी पे। फिर आपकी इकोनॉमी जो है डाउन हो जाएगी। ये तो एक एक एग्जांपल है जिसमें जो है हमने देखा कि जो बैलेंस होता है नेचर और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के दरमियान, ये जो हमने डिस्कस किया, इसमें कि एक बैलेंस होता है। अल्लाह ताला ने जो है एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें बैलेंस ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब होगा तो फिर हमें जो है रिज़ल्ट के तौर पे मिलेंगे डिज़ास्टर्स। जब हम नेचर को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, आप सबको पता होगा कि हर एक चीज़ में एक बेयरिंग कैपेसिटी होती है या कैरिंग कैपेसिटी होती है, एक लिमिट होती है किसी चीज़ को बेयर करने के लिए। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम एक व्हीकल की। लेट्स सपोज अगर वो जो है 50 मन तक कोई चीज़ उठा सकती है, अगर उसमें
100 तक जो है उसमें हम वो लोड करेंगे, उसमें डालेंगे, तो ज़ाहिर है वो फिर उसको बेयर नहीं कर सकेगी उसको, तो वो क्या हो जाएगा, रिज़ल्ट जो है वो आपका जो है बेयर नहीं करेगी, तो फिर आपकी वो जो है व्हीकल जो है टूट जाएगी। ठीक है, इसी तरह नेचर की भी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, एक लिमिट होती है उस हद तक। अगर बंदा जो है उसको एक्सप्लॉइट करता है उस चीज़ को, तो फिर उसके रिज़ल्ट में आपको डिज़ास्टर्स होते हैं, जिस डिज़ास्टर की फॉर्म में आप हम सब उसको फेस कर रहे होते हैं। तो ये जो फ्लडिंग वगैरह रिसेंटली हुआ था, ये एक एग्जांपल है जो नेचर और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के दरमियान जो बैलेंस है ये डिस्टर्ब हुआ, जिसकी वजह से हमें डिज़ास्टर्स हमने फेस किए। इसी तरह अगर ये बैलेंस अगर हम मेंटेन करते हैं, ह्यूमंस जो हैं इसको मेंटेन करते हैं, तो बहुत सारे डिज़ास्टर्स से जो है हम बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? और आपको पता है कि जो नेचर होता है या जो नेचुरल सिस्टम होते हैं या इकोसिस्टम्स होते हैं, वो नेचुरल डिफेंस होते हैं, नेचुरली वो डिफेंस कर रहे होते हैं अगेंस्ट अगेंस्ट मैनी डिज़ास्टर्स के। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताई थी कि फॉर एग्जांपल एक लैंडस्केप है, वहाँ पे जो है आपका फॉरेस्ट कवर मौजूद है, ठीक है, बहुत सारी वेजिटेशन है उस लैंडस्केप में। अगर लेट्स सपोज वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, ठीक है, रेनफॉल होगी, तो अगर वो फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है, वहाँ पे वेजिटेशन होती है, तो इतनी ईज़िली वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग नहीं होगी, वहाँ पे फ्लड्स के चांसेस कम होंगे, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है या जो वेजिटेशंस हैं उसके रूट्स जो हैं ऐसा करने नहीं देंगे, लैंड को इरोड होने नहीं देंगे। तो जो नेचुरल फॉरेस्ट है, अब फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है, ठीक है, इसी तरह जो वेजिटेशन कवर है वो जो है उसको एरोड होने नहीं देगा, ना ही वहाँ पे फ्लड्स आएंगे। तो ये नेचुरली जो है डिफेंस के तौर पे काम कर रहा है अगेंस्ट डिज़ास्टर्स के। तो जब हम डिस्टर्ब कर रहे होते हैं सिस्टम को, तो फिर जो है उस इकोसिस्टम में या उस नेचर में बैलेंस डिस्टर्ब होता है, तो फिर जो है डिज़ास्टर्स हमें फेस करने पड़ते हैं। अब हम कैसे बचा सकते हैं ये जो नेचर डिस्टर्ब हो रहा है, इसको हम बचा सकते हैं थ्रू इकोसिस्टम बेस्ड डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के, ठीक है, इकोसिस्टम बेस्ड डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन जिसमें जो है क्या होता है, नेचर को जो है हमने सस्टेन करना है, नेचर को सस्टेन करना है, बिल्ड रिजिलियंस को हमने बढ़ाना है और सस्टेनेबिलिटी को डेवलप करना है। तो इसमें बेसिकली इकोसिस्टम बेस्ड डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन में क्या होता है, आप कंजर्व करते हैं, आप रिहेबिलिटेट करते हैं, किसको, इकोसिस्टम्स को कंजर्वेशन भी करते हैं, उसकी सस्टेनेबल मैनेजमेंट भी करते हैं और उसको रिस्टोरेशन भी करते हैं इस इकोसिस्टम बेस्ड डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन में। तो अगर इसको हम स्ट्रेटजिकली अप्लाई करते हैं इन सब को, तो ये क्या होगा, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन जो है हमारी हेल्प कर सकते हैं एड्रेस करने में इन तमाम एस्पेक्ट्स ऑफ डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के। इसमें आपकी वल्नरेबिलिटी भी कम होगी अगर आप नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के थ्रू जो है डिज़ास्टर बेस्ड इकोसिस्टम बेस्ड डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन करते हैं, तो आपके हैज़र्ड्स भी और एक्सपोजर भी कम से कम होगा। इसी तरह जो है इसके साथ साथ लोगों की जो लाइफ है वो भी इम्प्रूव होगी और इकोसिस्टम भी रिस्टोर हो जाएगा अगर हम इकोसिस्टम बेस्ड अगर हम सॉल्यूशंस पे जाएं तो। इसके अलावा बहुत सारी स्टडीज़ ने भी ये प्रूव किया है कि जो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन होते हैं उनका जो है रिटर्न भी ज़्यादा हो जाता है, जितना आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे ज़्यादा बेनिफिट्स वो दे रहे होते हैं, जिससे आपकी सोशल लाइफ भी और आपकी इकोनॉमिक लाइफ भी इम्प्रूव होगी। इसके ये बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा जो इकोसिस्टम बेस्ड सॉल्यूशंस हैं उनको नॉट रेगरेट सॉल्यूशंस भी कहा जाता है और उसको विन विन सॉल्यूशन भी कहा जाता है, यानी कि इसमें विन विन सिचुएशन होती है, इसमें लॉस होता ही नहीं है। अब क्या है जी, अब इट इज़ नीड ऑफ द डे कि हम सबको जो है या हम सबको जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो प्लानर्स हैं उन सबको जो है इस तरफ की डिस्कशंस की तरफ आना है, नेचर बेस्ड सोल्यूशन की तरफ आना है अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, और हमें कंसीडर करने की ज़रूरत है नए तरीक़ों की टू एक्सेलरेट जो ट्रांजिशन है हमने लेके जाना है फ्रॉम वर्किंग अगेंस्ट नेचर
टू वर्किंग विद नेचर, यानी कि इससे पहले हम नेचर के अगेंस्ट काम कर रहे थे, उसको डिस्टर्ब कर रहे थे नेचुरल इकोसिस्टम्स को। अब हमें जो है नेचर के साथ काम करना है, ठीक है, उसको बचाना है, ताकि जो हम डिज़ास्टर्स फेस कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ डिज़ास्टर्स के रिस्क्स हमें हैं, उसको कम से कम करने के लिए और अपने फ्यूचर को प्रॉस्परस बनाने के लिए और सस्टेनेबल बनाने के लिए जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए अब हमें जो है काम करने की ज़रूरत है। इकोसिस्टम बेस्ड डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन बेसिकली इसका मकसद क्या है? एट कंबाइनिंग सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ इकोसिस्टम्स है, ठीक है, विद डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन मेथड के साथ इकोसिस्टम की सस्टेनेबल मैनेजमेंट है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? यानी कि इकोसिस्टम को आप कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है, उसकी कंजर्वेशन कर रहे हैं, उसकी मैनेजमेंट कर रहे हैं और उसको रिस्टोर कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप इको DRR कर रहे हैं, इकोसिस्टम बेस्ड डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। इसके साथ साथ प्लानिंग टूल्स को भी इंटीग्रेट अगर हम करते हैं, जैसे जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं उनको भी अगर हम कंबाइन करते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स के साथ, तो ये भी इको DRR में आ जाता है। अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम बेस्ड एडाप्टेशन के। इसका मतलब ये होता है कि हम जो है जो बायोडाइवर्सिटी है उसके साथ साथ जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं उनको हम शामिल करते हैं एज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल स्ट्रेटजी, ठीक है, ओवरऑल स्ट्रेटजी के को हम बनाते हैं, बायोडाइवर्सिटी को भी और इकोसिस्टम सर्विसेज को भी, ताकि लोगों की हेल्प कर सकें और कम्युनिटीज़ अडॉप्ट कर सकें जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के, उनके लोकल लेवल पे हूँ, चाहे रीजनल लेवल पे हूँ, नेशनल लेवल पे हूँ और ग्लोबल लेवल पे हूँ, इन सब को जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को अडॉप्ट कर सकें, ठीक है, ये इकोसिस्टम बेस्ड एडाप्टेशन में आता है। अब बायोडाइवर्सिटी का क्या फंक्शन है जी? इकोसिस्टम में वो स्टेबलाइज कर रहे होते हैं इकोसिस्टम्स को, और जो इम्पैक्ट्स हैं उसको बफर कर रहे होते हैं, बफर इम्पैक्ट, जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं या जो नेचुरल हैज़र्ड्स हैं उनके इम्पैक्ट्स, जो इन्वायरमेंटल चेंजेस और नेचुरल हैज़र्ड्स हैं उनके इम्पैक्ट्स को बफर करते हैं, यानी कि कम करने में मदद देते हैं। इसके अलावा इकोसिस्टम सर्विसेज में उनका क्या है जी? इकोसिस्टम सर्विसेज जो है बेनिफिट करते हैं हमें, जो है बहुत सारी चीज़ें इकोसिस्टम से, बहुत सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल सपोर्टिंग सर्विसेज। इकोसिस्टम सर्विसेज में एक सपोर्टिंग सर्विसेज हैं जो कि फंडामेंटल प्रोसेसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट साइकिलिंग है, जिसमें आपका कार्बन साइकिल है जो इकोसिस्टम में होता है, ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल, ठीक है, दीज आर दी सपोर्टिंग सर्विसेज, या इनको प्राइमरी प्रोडक्शन भी कहा जाता है, या दूसरा जो है प्रोविजनिंग भी कहा जाता है, रेगुलेटिंग एंड कल्चरल सर्विसेज। ये सारे इकोसिस्टम सर्विसेज हैं जो कि हमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं नेचर में डायरेक्टली टू ह्यूमन वेलबींग, जो हमें जो है डायरेक्टली इसके बेनिफिट्स होते हैं। अब हम आते हैं जो एलिमेंट्स हैं, कोर एलिमेंट्स हैं इकोसिस्टम बेस्ड डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन और इकोसिस्टम बेस्ड एडॉप्टेशन के। वन ऑफ द मेन कंपोनेंट क्या है इकोसिस्टम बेस्ड DRR और इकोसिस्टम बेस्ड एडाप्टेशन का, जो कि डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग मेजर्स से, दैट आर दी मल्टीपल बेनिफिट्स। इसके मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। जो स्ट्रक्चरल हम इंजीनियरिंग करते हैं उससे वो तो सिर्फ सिंगल बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन इको DRR और EBA के मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो है डिज़ास्टर की प्रिवेंशन भी करता है, रिकवरी भी करता है, ठीक है, इको DRR और इको बेस्ड एडाप्टेशन। हैज़र्ड्स की मिटिगेशन भी हम कर सकते हैं, फिर क्लाइमेट चेंज की एडाप्टेशन भी करते हैं। ये मल्टीपर्पज़ हैं। ये जो तीन हैं ये इकोसिस्टम बेस्ड डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन और इकोसिस्टम बेस्ड एडाप्टेशन के मेन टारगेट्स हैं। डिज़ास्टर की रिकवरी, ठीक है, इकोसिस्टम बेस्ड एडाप्टेशन और मिटिगेशन, ये जो हैं इसके मेन टारगेट्स हैं इन दोनों टेक्निक्स के या स्ट्रेटजीज़ के। इसके अलावा बहुत सारे को बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि ये कंट्रीब्यूट करते हैं सस्टेनेबल लाइवलीहुड के। क्या करते हैं? बाय प्रोवाइडिंग क्लीन वाटर, ठीक है, वो क्लीन वाटर भी प्रोवाइड करते हैं, फूड भी प्रोवाइड करते हैं, वुड एंड फाइबर, ये सब एडिशनल इसके को बेनिफिट्स पे हैं। इसके अलावा जो इकोसिस्टम जो हैं वो ऑफन जो है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होते हैं फॉर लाइवलीहुड,
ठीक है, इन मैनी डेवलपिंग कंट्रीज़ में दे सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू को बेनिफिट्स में क्या क्या हैं वो पॉवर्टी रिडक्शन में भी अपना रोल प्ले करते हैं। आपकी जो हेरिटेज कंजर्वेशन एंड आइडेंटिटीज़ हैं उसको भी कंजर्व कर रहे होते हैं। अगर इको डीआरआर और ईबीए की तरफ हम जाते हैं या इकोसिस्टम इको बेस्ड सोल्यूशन की तरफ जाते हैं तो फिर इसके ये को बेनिफिट्स होंगे। वाटर भी कंजर्व होगा, आपकी सॉइल भी प्रोटेक्शन होगी, ठीक है। उसके अलावा जो रीजनल क्लाइमेट होगा वो भी स्टेबलाइज होगा, बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन होगी। अगर आप इकोसिस्टम बेस्ड सोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो फिर आपका कार्बन भी स्टोरेज होगा और सिक्वेस्ट्रेशन भी होगी, ठीक है। अगर आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है उसकी कंजर्व करेंगे, उसको जो है आप रोकेंगे, तो फिर आपका कार्बन स्टोरेज भी होगा और आपकी सिक्वेस्ट्रेशन होगी। तो डियर व्यूअर्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट